ये आखिर हो क्या रहा है? ये किसका राज्य है? यहां जनता का राज है या नहीं है? यहां लोकतंत्र है या नहीं है? क्या ये वही राज्य है जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, मांगा और अपने संघर्ष के बदौलत हासिल किया? या ये वही राज्य है, वही स्थान है जिसे भगवान राम से ऋषियों ने तपस्या के लिए मांगा, जो आरक्षित था? या ये वही स्थान है जिस पर कभी आक्रमण करने की, जिस पर कभी राज करने की हिम्मत न मुगलों ने की, न अंग्रेजों ने की? ये वही राज्य है जिसकी जो स्वतंत्रता हमेशा, कौन सा राज्य है जिस राज्य में संसदीय कार्य मंत्री कहता है सालों पहाड़ वालों का राज्य है ये? फिर जो घुड़की देती है विधानसभा अध्यक्ष, फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, वो सार्वजनिक बयान जारी करता है, डराता है लोगों को कि जो लिख रहा है उस पर मुकदमे और कार्रवाई के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा। अरे इस राज्य में तुम्हें चुनकर प्रतिनिधि बनाया है, तुम किसी और राज्य के नागरिक हो। महेंद्र भट्ट कहीं और का है, ये जो प्रेम अग्रवाल है ये कहीं और का, ये 5 लोगों का इनको वोट अधिकार है। क्या है ये भी तो एक इन्हीं इसी राज्य की जनता है। यहां लोकतंत्र नहीं है क्या? बहुत मौजूदा सवाल खड़े हो गए हैं। एक एक व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को धमकी दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का की धमकी वायरल हो रही है। ओम गोपाल रावत जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक, और वो व्यक्ति जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। 42 शहीदों में 43वां नाम होता ओम गोपाल रावत। गोली इनको भी लगी थी, लोगों की दुआओं से ये बच गए। जिसने इस राज्य को बनाया, ओम गोपाल रावत जी, ये क्या है? जिस राज्य को आपने बनाया उस पर ऐसी धमकी दी जा रही है, आम पब्लिक को धमकी कि तुम पे मुकदमा कर देंगे। जी भाई, धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा जो विषय था उस पे जो है आप लोग जो है समय समय पर चर्चा करते हैं। और आज अब क्या बोल सकते हैं, विपरीत काले, अब क्या बोल सकता हूँ मैं विनाश काले जो है विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। अब क्या बोल सकता हूँ मैं कि आज ये महेंद्र भट्ट जी, इनको प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा लेने के बजाय उनको जो है तत्काल रूप से जो है समझाने का कि आप लोग जो है कैसे ऐसा बोल सकते हो, आप जो है अब इस्तीफा दीजिए और सार्वजनिक तौर से भाजपा के लोगों से भी माफी मांगिए और उत्तराखंड के लोगों से भी माफी मांगिए। लेकिन ऐसा ना बोल के जो है वो उनका पक्ष ले रहे हैं कि ये कई बार के विधायक रहे हैं, कई बड़े बड़े अंतराल से ये जीतते आए हैं, और क्या जो कई बार विधायक बन जाएगा, कई बार बहुत लंबे लंबे उससे वोटों में जो है बहुत बड़े अंतराल से जीतेगा, तो क्या उसको गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या जो कई बार विधायक बनेगा वो जिन लोगों की बदौलत विधायक बन रहा है उनको गाली दे सकता है? यही तो, ये लोग पूरा भाजपा का सिस्टम लग गया उनको बचाने में। और प्रदेश अध्यक्ष, असल में राजीव भाई होता क्या है कि इन लोगों को फ्री फंड में सारी चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं। महेंद्र भट्ट जी भी उसी की देन है, ये भी इसी राज्य प्राप्ति के बाद सारी सुख सुविधाएं, सारे पदों पे पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। राज्य बन गया, छोटी छोटी विधानसभाएं हो गई, इनका प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से अलग हो गया, इनको फर्स्ट में जो है यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो ये हवा में उड़ने लग गए। जब यूपी में थे तो बनते जरा उत्तर प्रदेश में जो है यूथ का प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बन के दिखाते ये महेंद्र भट्ट जी। फिर राज्य बन गया तो इन्होंने जो है चुनाव लड़ लिया, यहां से जो है विधायक बन गए। फिर
बद्रीनाथ चले गए, वहां से चुनाव लड़ गए, और अब इनको जो है राज्यसभा की सीट, प्रदेश अध्यक्ष बने, राज्यसभा में पहुंच गए। क्या आप और ये महेंद्र भट्ट जी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश तरह के विशाल राज्य के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे? आज ये उन्हीं आंदोलनकारियों के संघर्ष के बदौलत बने हुए राज्य के ऊपर जो ये ऐश कर रहे हैं, विभिन्न पदों पे पहुंचे हैं, आज जो है आप उन्हीं लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अरे आप होते कौन है जो है बोलने वाले कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है उनको जो है हम लोग मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो। अरे महेंद्र भट्ट जी, कुछ अंधभक्ति से बाहर निकलकर कुछ सीख लीजिए। अरे हमको फेसबुक इजाजत देता है लिखने के लिए, अपने हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर हम पे कार्रवाई करेगा तो फेसबुक करेगा, या आपको कार्रवाई करनी है तो फेसबुक पर कीजिए, मार्क जुकरबर्ग पे कीजिए जिनका फेसबुक है, ट्विटर जो एलन मस्क का है उस पे आप जो है कार्रवाई कीजिए, या हम लोग अगर गलत हैं तो वो हमको आदेशित करेंगे एलन मस्क जी। यूट्यूब पे जो स्टीव चेन है, आप उन पे कार्रवाई कीजिए कि आपके उसमें साहब यूट्यूब पे जो है गलत गलत बातें जो है पेश हो रही हैं, लोग गलत गलत चीजें लिख रही हैं। गूगल के जो हमारे सुंदर पिचाई जी हैं, उन्होंने इजाजत दी है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उनपे जरा सुंदर पिचाई जी पे कार्रवाई करके दिखाइए, अगर आपकी इतनी हैसियत है। आप जो है व्हाट्सएप हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, जो ये मार्क जुकरबर्ग का है, हमको तो भाई इजाजत है। आप कैसे किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है छीन सकते हैं? क्या इतनी भी जानकारी नहीं है आपको? महेंद्र भट्ट जी, किसको डरा रहे हैं आप? कल जो हमारे माननीय हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी, उन्होंने जो बात कही है कि कहीं किसी को डरने की बात नहीं है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को अपना घर सारा जो भी उनके पास है वो भेजना पड़े, लेकिन मैं तब भी जो है लोगों को जो फेसबुक पे या जो हमारे अन्य संसाधन हैं जिनको हमको बाकायदा इजाजत है, हम लोग पैसा देते हैं फेसबुक चलाने के लिए या व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, ट्विटर को चलाने के लिए पैसा देते हैं, हमको इजाजत है। जी जी। तो जो कल गोदियाल जी ने जो बात कही है, सोशल मीडिया जो लोग चलाते हैं जिनको ये धमका रहे हैं महेंद्र भट्ट जी, कि मैं उनके जो भी अगर इनकी हिम्मत है, पहले तो इनकी हिम्मत है नहीं, किस बेस पे केस करेंगे? मैं उनको जो है बचाने का काम करूंगा। कल हमारे नेता आदरणीय गोदियाल जी ने कहा है, लेकिन ये केस कर ही नहीं सकते राजीव भाई, किसी को कोई डरने की बात है ही नहीं। हमको फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, हमको इजाजत है। कोई गलत बात थोड़ी लिख रहे हैं। आप अगर कार्रवाई करेंगे वो समझ नहीं रहा, किस बात से डरा है पब्लिक को? पब्लिक को लिखने पे इन्होंने सुना है, लिखने पे। अब लिख कौन रहा है? लिख रहा है जो कि जो पोर्टल लिख रहा है वो पंजीकृत है, उसका एक नाम है, पहचान है, वो रोज समाचार लिखता है। ये जो धमकी है ये आम आदमी को है, और आम आदमी को जो ये धमकी है कि हमारी सरकार है, तुम मत लिखो, लिखोगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे। किसको फंसाओगे? कितने मुकदमे करोगे? इतनी तो भारत में जेल नहीं है जितने जितने लोग लिख रहे हैं। देश भर से जो उत्तराखंड का आदमी है वो लिख रहा है। यदि देवभूमि का अपमान होगा और देवभूमि के अपमान पर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया लिखेगा, इनको तो यह भी नहीं पता होगा कि इन्हीं की भतीजी ने इन्हीं के घर से, क्योंकि बीजेपी के नेता तो ये है ना, अपमान वो बच्चे क्यों सहेंगे जो स्कूल पढ़ते हैं? वो अपने फोन से तो लिखेंगे ना। बीजेपी के लोगों ने इनके जिले में, जो मेरी जानकारी है, इन्हीं के जिले के बीजेपी के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष ने बाकायदा
जो विधायक बद्रीनाथ हैं, उनके घर पर जाकर उनको उस बहादुरी के लिए मारा डाली। इनको तो यह भी नहीं पता, उस पर भी मुकदमा करोगे अपने बीजेपी वालों पे। नेता तुम हो, तुम्हारी पत्नी तो दुखी है ना, वो तो हर गली हर मोहल्ले में इसके खिलाफ बोल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा, जो मैंने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको पता ही नहीं है, ये थोड़ा सा जो है अंधभक्ति से बाहर निकलकर, क्योंकि ये इनकी शायद जनता से कोई जवाबदेही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा के प्रति इनकी जो है जवाबदेही है, और ये भाजपा को ही सब कुछ करते हैं, और भाजपा ही शायद इनके लिए सब कुछ है। इनके लिए उत्तराखंड कुछ नहीं, उत्तराखंडियत कुछ नहीं, और यहाँ के लोग इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा तो जग हसाई मत करो महेंद्र भट्ट जी, इतने बड़े पद पर हो आप जो है लोग वहां दिल्ली में जो है राज्यसभा में बैठते हैं, भारत की पार्लियामेंट में आप बैठते हैं, वहां पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो उच्च सदन उसको कहा गया है। और सौभाग्य नहीं कहूंगा, मैं दुर्भाग्य कहूंगा, जिस व्यक्ति को यही पता नहीं, जो लोग सच्चाई लिख रहे हैं उनको साहब आप सोशल मीडिया वालों को जो है आप शिकायत कर दोगे, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दोगे। अरे कुछ नियम कानून बने हुए हैं इन सारी चीजों के लिए। महेंद्र भट्ट जी थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। आप सिर्फ पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए किसी का फेसबुक बंद कर सकते हो, किसी का यूट्यूब बंद कर सकते हो, इंस्टाग्राम जो है बंद कर सकते हो, आप केस दर्ज नहीं करा सकते। जानकारी ले लीजिए। कितनों का करेंगे? करोड़ों लोगों ने लिखा है, करोड़ों। तुम ढूंढते तुम्हें जो है सालों लग जाएंगे तुम्हारी पुलिस को। नहीं, किस बेस पे ये केस दर्ज करेंगे? कोई झूठ बात, फैक्ट चेक होता है। अगर कोई गलत लिख रहा है तो तब जाके तुम कुछ करोगे ना। जो चीज सच्चाई है, जो व्यक्ति सदन के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल जो है ओपन साले पहाड़ी बोल रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, यहाँ का जनमानस जो है आवाज उठा रहा है, तो क्या उसके खिलाफ तुम केस दर्ज कर दोगे? उसमें झूठ क्या है? वही तो जो सच्चाई थी वही तो लिखा जा रहा है। उसमें गलत क्या लिखे हैं इनको यही पता नहीं है। उच्च सदन के व्यक्ति भी जो है राज्यसभा का मेंबर होते हुए ऐसा बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं, जानकारी नहीं। और कौन इनका सलाहकार है, कौन मूर्ख जो है इन्होंने अपना सलाहकार बना रखा है, जो इनको इतना नहीं बोल पा रहा है कि साहब किस बेस पे आप लोग जो है केस दर्ज करवाओगे? जरा करा के दिखाए, मेरे पे करा दे, दिखा दे ओम गोपाल रावत को। महेंद्र भट्ट जी चैलेंज कर रहा हूं आपको, कराओ आप मेरे पे केस दर्ज। देखता हूं आप पे कितनी यार आपकी पूरी, क्योंकि गृह मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, देश में प्रधानमंत्री आपका, ओम गोपाल पे केस कर के दिखाओ, तब देखता हूं मैं आपकी कितनी हैसियत है, कितनी पहुंच है आपकी। क्या आप लोग यहाँ डरपोक समझ रखा है उत्तराखंड के लोगों को? आप ऐसा बोल देंगे तो लोग लिखना बंद कर देंगे। सच्चाई क्या है? तुम्हारी तारीफ में लिख दो तो अब तुम खुश हो। आज फलाने नेता के साथ फोटो खिंचाने का सौभाग्य मिला, आज महेंद्र भट्ट जी ने फलाना कोट पहन रखा, फलाना कपड़ा पहन रखा, बहुत अच्छा लग रहा है। महेंद्र भट्ट जी बहुत बहुत बधाई आपको, आप बहुत जच रहे हैं। आपने जो है रैनी के जब इन्हीं के जब ये वहां के विधायक थे, जब जोशीमठ में आपदा आई थी, क्या अनाप शनाप जो है ये बकवास कर रहे थे। जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे जोशीमठ की, कि जोशीमठ जब आपदा आई थी तो उनको ये माओवादी बोल रहे थे। जो लोग भू कानून मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस उत्तराखंड के हक हकूकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये माओवादी बता रहे हैं। अगर इनके पक्ष में लिख दिया तो तब ये वाई तब गूगल भी ठीक है, व्हाट्सएप भी ठीक है, सोशल मीडिया ठीक है। अरे महेंद्र भट्ट जी तुम्हारी पूरी पार्टी, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी इसी सोशल मीडिया के कारण सत्ता पे पहुंचे थे। क्या क्या आपने दुष्प्रचार उस टाइम किया, क्या क्या अनाप शनाप जो है अपने जो तुम्हारे अंधभक्त हैं, जो सोशल मीडिया के जो तुम्हारे परिवारी हैं, वो क्या मालवी है, वो जो इनका सोशल मीडिया का जो प्रमुख है अमित मालविया, कितना जो है अनाप शनाप और सारे झूठे तथ्य पेश करे जनता के सामने, लोगों को बरगलाया। तब ये ठीक था सोशल मीडिया। जब तुम औरों के लिए अफवाहें फैलाओ
औरों के लिए जो है अनाप शनाप लिखो, झूठी बातें लिखो, तब जो है सोशल मीडिया ठीक है। अगर सच्चाई बता दी, सच्चाई लिख दी, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ हो जाता है, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। ये ऐसा नहीं चलने वाला महेंद्र भट्ट जी। लोग अन्न खाते हैं, सबको पता है क्या हो रहा है यहां पर। आप ये डराने की गिद्दड़ भक्त की मत दो। ये उत्तराखंड जो है संघर्षों के बदौलत बना है। अरे कम से कम एक उत्तराखंडी होने के नाते अपने आप को आंदोलनकारी बताने वाले महेंद्र भट्ट जी एक शब्द तो बोलते कि प्रेमचंद अग्रवाल क्या बोल दिया तूने, तू बाप बन गया क्या उत्तराखंड का। इन आंदोलनकारियों के बदौलत तू 4-4 बार विधायक बन गया, यहाँ मंत्री बन गया, विधानसभा का अध्यक्ष बन गया, और आज गाली दे रहा है। आपको उनको हड़काने की जगह उनकी पैरवी कर रहे हो, उनके कारण जो है लोगों को धमका रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? क्या मुंह के लेके जाते होंगे आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों को? महेंद्र भट्ट जी, अपने नाती पोतों को क्या जवाब दोगे? कभी अगर इतिहास पढ़ेंगे वो इस उत्तराखंड का, और इस उत्तराखंड को ये गाली लोग दे रहे थे, और आप उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष थे जिस पार्टी का मंत्री जो है गाली दे रहा था। क्या बताओगे अपने नाती पोतों को? धिक्कारेंगे, तुम्हें शर्म आएगी, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। शर्म से जो है झुक जाएगा आपका सर। कभी आपके इतिहास जो है आपके घर के, आप, मैं कह रहा हूं तुम्हारा खुद का नाती, खुद का पोता कभी जो है इतिहास जब पढ़ेगा कि यहाँ उत्तराखंड की विधानसभा में जो है उत्तराखंडियों को ऐसी गाली दी गई थी, और आप प्रदेश अध्यक्ष थे, और आप जो है उन्हीं का पक्ष ले रहे थे। जो लोग खिलाफ बोल रहे थे, जो लोग लड़ रहे थे, आप उन्हीं को ही धमका रहे थे। शर्म के मारे आपका माथा झुक जाएगा महेंद्र भट्ट जी। हम लोग तो तुम जेल भी भेज दोगे, डरता कौन है जेल से? जेल कोई घोड़े खच्चर और सिर्फ गुंडा मवालियों के लिए, चोर उच्चकों के लिए नहीं है महेंद्र भट्ट जी। ये देश भी जो है क्रांतिकारियों के बदौलत आजाद हुआ था। तब भी जो है अंग्रेजों ने पता नहीं कितनी कितनी यातनाएं, लोगों ने काला पानी से लेकर कितनी जेल यातनाएं झेली थी। ये जेल क्रांतिकारियों का भी होता है, आंदोलनकारियों का भी होता है। डराइए मत। ये गीदड़ धपड़ी अपने पार्टी के अपने चमचों को दीजिए, उन अंधभक्तों को दीजिए जिनकी आत्मा मर चुकी है 5 किलो राशन के ऊपर जीकर, जो भूल गए हैं लड़ाई लड़ना, जो भूल गए कि इस राज्य का निर्माण क्यों हुआ था, इस राज्य के लिए इतनी कुर्बानी क्यों दी गई है। उन अंधभक्तों को समझाइए, उन अंधभक्तों को गीदड़ धपड़ी की दीजिए, जो इतना बड़ा कांड होने के बाद भी चुप बैठे हैं, तुम्हारी दलाली में लगे हुए हैं, तुम्हारी चाटुकारिता में लगे हैं, तुम्हारी पार्टी की चाटुकारिता में लगे हैं, जिनकी बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, खून पानी बन चुका है जिनका, उनको समझाइए। यहां उत्तराखंडियों को मत डराइए। ये पद आते जाते रहते हैं महेंद्र भट्ट जी। कल कोई और था अध्यक्ष, आज आप में, कल फिर कोई और होगा। मंत्री पद भी आते जाते रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बदलते रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी बदलती रहती है। कल कोई और था, आज ये है, कल कोई और होगा, लेकिन इतिहास जिंदा रहेगा। तुम्हारी ये करतूतें जो है पूरा उत्तराखंड का जनमानस याद रहेगा कि जब जब आपकी जरूरत इस उत्तराखंड को पड़नी थी, आप जो है इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपका भी मार्गदर्शन लोग चाहते थे कि चलो ये मंत्री तो गालीबाज है, ये तो क्या करता है, लेकिन तुम्हारी पार्टी क्या करती है, वो विधानसभा अध्यक्ष क्या करती है, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपकी इन करतूतों को पूरा उत्तराखंड जो है अपने जेहन में जो है बिल्कुल उसको ऐसा बना चुका कि आपको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर जिसको तुम्हें डराना चाहिए था, जिसको तुम्हें जो है बोलना चाहिए था कि क्या ये विधानसभा जो है गाली देने के लिए है, जिस रितु खंडूरी को भी आपको जो है, क्योंकि रितु खंडूरी भी एक विधायक हैं और तुम्हारी पार्टी की विधायक हैं, वो कभी संवैधानिक पद पे बैठी हुई उस गरिमा को तो उन्होंने तार तार कर ही दिया। उनको कभी अपना ओहदे का
उन्होंने कभी सम्मान किया ही नहीं। उनको भी तो बोलते हैं कि भाई सबको मौका दो। ये अगर ये लखपत बुटोला जी कुछ बोल रहे हैं, उनको बोल दो। अरे अपने तुम्हारे विधायक, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, जो उधर इतने विधायक बैठे थे 70 में से एक को छोड़कर, लखपत बुटोला जी को छोड़कर जो और 69 थे, किस भाषा का प्रयोग कर रही थी रितु खंडूरी कि मैं सारे विधायकों से ये अपेक्षा करूंगी। अरे सारे विधायक, अरे प्रोटोकॉल होता है विधायक का। विधायक कोई लुच्चा पुच्चा जैसे ही हवा में जीत के नहीं जाता है। बहुत संघर्ष के बाद जो है विधानसभा का चुनाव जीतकर जो है सदन में पहुंचता है। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभाएं हो, एक सम्मान के साथ उनको पुकारा जाता है कि माननीय विधायक लिखा जाता है कि माननीय विधायक फलाना बोलेगा, अब माननीय विधायक फलाना बोलेगा, माननीय विधायक, वो तो सीधा नाम पुकार रही है। हाँ उठो, हाँ प्रीतम सिंह जी तुम बोलो, हाँ खजानदार जी आप बोलिए, हाँ फलाना गणेश जोशी। वो मान्य लिखना ही भूल गई, वो तो बॉस बनी हुई है विधानसभा में। और ये लोग जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, विधायक का प्रोटोकॉल होता है भूल गए। ये सुबोध उनियाल जी तो बड़े दमखम वाले, बड़े खूंखार वाले बोलते हैं अपने आप को, बाप रे इनके चेले चपाटे की एक ही बॉस है। उनको भी हाँ सुबोध उनियाल जी बोलिए। अरे हम तक जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं, मैं तक जो है सम्मान से लेता हूं, क्योंकि वो पद पे बैठे हुए हैं। एक पद की गरिमा होती है। आज वो पूरे जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं तक जो है माननीय मंत्री जी बोलता हूं, उनको जब भी कहीं पे मिलते हैं सम्मान के साथ जो है उनका आदर करता हूं। लेकिन वो विधानसभा की अध्यक्ष, जिसको जिम्मेदारी है पूरे प्रोटोकॉल को लागू करने की, वो पीठ है, संवैधानिक पीठ है, वो मान्य तक का यूज नहीं करती। मान्य विधायक नहीं बोलती है, कभी भी मान्य विधायक नहीं बोलती। जब वो बुटोला जी को बोले हाँ आप जाओ, और तब बोलती है कि मैं सारे विधायकों से यही अपेक्षा करूंगी कि जो है यहाँ पर ऐसा, मतलब वो मान्य लिखना तक, मान्य बोलना तक जो है भूल गई। इतनी अहंकार में चूर हैं। रितु खंडूरी जी, आपको भी कोई नहीं जानता था उत्तराखंड में। हम लोग सम्मान करते हैं जनरल साहब का, और वैसे ही शायद पूरा उत्तराखंड जनरल साहब का सम्मान करता था। आप कहाँ रहती थी किसी को पता नहीं। हमें तो यूं भी नहीं था पता कि आप कहाँ हैं, आपकी शादी कहाँ हुई है, कहाँ रहती हैं, आपके पति कौन से कैडर के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। आई साहब डायरेक्ट यहाँ पे आई, आपको जो है हमको सिर्फ की जनता ने सर माथे पे रख दिया। क्या योगदान था आपका उत्तराखंड में? या अपने पति को आप बोलती हैं वो IAS हैं, ये हैं, वो हैं, क्या योगदान था उनका? होगा तो वहां होगा, झारखंड में होगा, जो पहले बिहार में था। झारखंड भी उत्तराखंड के साथ अलग हुआ था। तभी आप बड़ी तिल मिलाई थी जब वहां पे शंभू पासवान के बारे में एक शब्द बोला था, क्या कहते हैं लखपत बुटोला जी ने, कि आप शंभू पासवान को लड़वाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र ने उनको इजाजत दी, निर्वाचन आयोग ने उनको इजाजत दी चुनाव लड़ने के लिए। वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तो बोल रहे थे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप उसके एवज में गाली नहीं दे सकते हो यहाँ पे। तो ये बड़ी मिर्चा इनको लग गई, क्योंकि वहां भी इनके ससुराल बिहार में है ना, वो अब झारखंड अलग हो गया, वो भूषण जी वहीं के हैं, तभी ज्यादा शायद इनको मिर्ची लगी। क्या योगदान था इनका, इनसे पूछा जाए रितु खंडूरी जी से। फिर जो है कोटद्वार में जो है आप चुनाव लड़ी, वहां की जनता ने भी आपको सर माथे पे बिठाया। तो इतना अहंकार हो गया आपको। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा था आपने रितु खंडूरी जी, कि आपको जो है यहाँ की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, जनता को दिखाते हैं कि वो घटनाक्रम है क्या जिस पर आप बातचीत, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ताकि लोग भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। हमें तो आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चली। हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली, और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है।
अध्यक्ष जी बैठिए मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए आप। हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन में। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आपने देखा ओम गोपाल भाई, जिस राज्य को आपने बनाया, आप लोगों ने जिस विधानसभा को बनाया, और आप इनसे पहले, इनसे सीनियर टाइम के विधायक हैं, तब तो शायद ये राजनीति में थी भी नहीं जो आज पीठ में है। आप उनसे सीनियर हैं विधानसभा में। ये होता है विधानसभा का आचरण? ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई वो बहुत बड़ा आदमी हो मालिक और उसके गुलाम बैठे हो छोटे बच्चे और उनको डांट रहा हो डंडे से, बैठिए बैठिए, ये क्या है? वो मुझे तो जो जानकारी डेमोक्रेसी में जो विधायक जीत कर आते हैं जनता से, उन्हीं में से एक विधायक चुनकर सभापति बनता है। कोई अलग से, कोई भगवान के घर से कोई राजा पैदा होकर तो नहीं आया सभापति बनके, वो भी विधायक है। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने जो क्लिप अभी दिखाई है, क्या बोल रही हो कि मैं किसी भी विधायक से इस व्यवहार और इस आचरण की वो नहीं रखती हूं। मतलब इतनी अहंकारी हो गई, इतना ज्यादा उनको घमंड हो गया कि वो जो है विधायकों को जो है भेड़ बकरी की तरह हाँक रही हैं। जैसे ग्वाला होता है ना, अपने गायों को चुंगाने जाता है, उनको हाँकता है, ऐसे हाँक रही हैं। अरे विधायक हैं वो, जनता आपने तो कोई संघर्ष करा ही नहीं, आपको तो फ्री फंड में सीट मिल गई। रितु खंडूड़ी जी, यमकेश्वर की भी और कोटद्वार की भी, संघर्ष करा होता कैसे चुनाव लड़ा जाता है। जनता के बीच में आपको जाना पड़ता। आपके लिए तो पूरे भाजपा ने मंच सजा दिया, आपने गया गला साफ करा, मंच में भाषण दिया, मोदी का नाम लिया, जनरल साहब का नाम लिया, बस आप लोग तो जीत के आ गई। जरा दर दर भटकती और गांव-गांव में जाती, जनता की समस्याएं देखती, कभी पहाड़ में आके जो है दुर्गम रास्तों से जो है आपको चलना पड़ता, क्या क्या लोगों की दिक्कतें होती हैं, विधायक को क्या क्या सहना पड़ता है, लोगों की समस्या, जब लोग अनाप शनाप जो है गालियां तक दे देते हैं विधायकों को, उसके बाद वो संघर्ष करते हुए वो लोग जो है चुनकर आते हैं। सीमित बजट होता है, उसके बावजूद जो है वो काम करते हैं, वो संघर्षों के बाद जीत के आते हैं विधानसभा में, और आप जो है यहाँ पे उनको ऐसा धमकाने का काम करती हैं। ऐसा मतलब मान्यता जिनकी बदौलत आप अध्यक्ष, भाई जब सदस्य होंगे तभी तो एक विधानसभा का अध्यक्ष होगा। पहले भी रहे हैं बहुत बहुत, वहां पे तो दो अध्यक्ष पूर्व बैठे हुए थे, माननीय यशपाल आर्य जी रहे हैं, गोविंद कुंजवाल जी अब नहीं है शायद इस विधानसभा में, लेकिन वो ये प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर खुद भी जो ये गालीबाज मंत्री हैं, ये खुद विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन वहां पर खुलेआम जो है विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं ये विधायक भी जो हैं ये अपनी गरिमा को ये भी भूल गए हैं। ये जो हैं बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं। एक के मुंह पे भी दही नहीं जमी। कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, उससे पहले जो है मुख्यमंत्री के यहाँ सदन चलने से पहले भोज होता है, सारे लोगों को बुलाया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तो पक्ष विपक्ष को भी बुलाते हैं। क्या कोई एक आदमी भी बोलता है कि ये रितु खंडूड़ी का आचरण ठीक नहीं है? ये जो है बिल्कुल जो है बॉस बनी हुई है। क्या ये विधायक जो हैं वो विधानसभा के अंदर सवाल नहीं उठाएंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे, जो उनके साथ व्यतीत हो रहा है उसको नहीं रखेंगे? ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर कभी कोई विशेषाधिकार का हनन का मामला किसी ने विधानसभा में उठा दिया तो ये तो फिर आग बबूला हो जाएंगे। ये तो फिर जब ये एक साधारण सी चर्चा नहीं होने दे रही हैं, एक साधारण बात को नहीं बोलने दे रही हैं, तो अगर किसी कोई विधायक विशेष अधिकार हनन का मामला अगर विधानसभा में ले आया तो ये तो शायद पागली हो जाएगी रितु खंडूड़ी। नहीं अभी देखो, ये तो फिर तो न्यायप्रिय है, ये न्यायप्रिय है। आप ऐसा क्यों बोले? इन्होंने और खतरनाक डांटा। अब देखिए, आपने तो एक ही मंजर देखा, अब जब सबसे खतरनाक इन्होंने डांटा वो किसी ने नहीं देखा। आप भी देखना चाहोगे दर्शकों?
आप कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स पर भी ओम गोपाल रावत जी से बात करूंगा। लेकिन जो सबसे खतरनाक डांट उन्होंने लगाई वो शायद किसी ने नहीं देखी। इसको देखिए जरा और बहुत गौर से सुनिएगा उनकी जुबान को, कितनी जोर से उन्होंने डांटा इस बार। इसको सुनिए, रितु खंडूड़ी जी ने कितनी जोर से डांटा, इस बार सुनना जरा इनकी आवाज। इसे सुनिए। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। सुन लिया ओम गोपाल जी ने कितनी बुरी तरह डांटा इन्होंने इस बार। आवाज सुनी रितु खंडूड़ी जी की, जब उत्तराखंड को रौंदा जा रहा था, चीर हरण हो रहा था, क्या कहा जा रहा था? एक बार फिर से सुनाते जरा गौर से सुनिए। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। जब ये कहा जा रहा था कि साले पहाड़ में है कौन, क्या साले इस पहाड़ के लोगों के लिए बनाया उत्तराखंड? देखिए कितनी बुरी तरह डांट रही थी, कितनी आवाज थी रितु। सुनिए आपने ओम गोपाल भाई, कितनी बुरी तरह डांटा उन्होंने तब। रितु खंडूरी की बात नहीं आई, ये तो प्रेमचंद अग्रवाल की आवाज आ रही थी। रितु खंडूरी क्या बोल रही है? कितनी, वो तो कह रहा हूं, कितनी बुरी तरह डांट रही थी प्रेमचंद अग्रवाल को, जुबान नहीं निकल रही थी प्रेमचंद अग्रवाल के सामने इनकी। बिल्कुल, ये तो साइलेंट होके देख रही थी। एक शब्द अगर टोका होता कि आप किस भाषा का, किस लहजे में आप जो हैं बोल रहे हैं यहाँ पर। अरे दुर्भाग्य है राजीव भाई इस उत्तराखंड का, उन तमाम आंदोलनकारियों की जो शहीद हो गए बेचारे, उनकी आत्माएं आज रो रही होंगी कि हमने किस राज्य की परिकल्पना करी थी, किस राज्य के लिए हमने जो है जाने दी हैं अपनी, किस राज्य के लिए हमने अपने बीबी बच्चों घर परिवार को छोड़ के कुर्बानी दी है। आज उनकी आत्माएं तड़प रही होंगी। ऐसी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं करी होगी कि जिस राज्य के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं वहां पे ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल सलीके के लोग, रितु खंडूरी जैसी यहाँ पर अध्यक्ष बनेंगी विधानसभा की, और ये महेंद्र भट्ट सरीके के लोग जो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और हमको ही गलियाएंगे। बहुत तड़प रही होगी उनकी आत्माएं, क्योंकि अब जो यहाँ जिंदा लोग हैं इनकी तो आत्मा ही मर चुकी है, लेकिन जो बेचारे शहीद हो गए उनकी आत्माएं तक जो है तड़प रही होंगी। लेकिन वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है राजीव भाई। कभी अंग्रेजों को भी ऐसा गुरूर था कि हमारे पास सब कुछ है, ये देश कभी अलग आजाद हो नहीं सकता। मुलायम सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को भी ऐसा ही गुरूर था कि ये छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, यहाँ के लोगों में कितनी ताकत होगी, ये कैसे जो है राज्य बन जाएगा। लेकिन ये उत्तराखंडियों की ताकत थी, ये हमारे उन तमाम आंदोलनकारियों की ताकत थी कि जो है संघर्ष कर करके हर हालत में जो है देश की सरकार को भी झुकना पड़ा और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी झुकना पड़ा, और हमको उनको पृथक राज्य उत्तराखंड को बनाना ही पड़ा। तो ये इनके संज्ञान में मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि ये गलतफहमी में न रहें। वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है जब इनको कोई घुसने नहीं देगा। ये जो है माफी मांगते, अभी तो बड़े मद में चूर है, सत्ता के मद में चूर है, मोदी जी के नाम पे जो हैं चूर हैं, अपने संगठन जो इन्होंने बना रखे हैं उसके मद में चूर हैं, जो बिल्कुल अंधभक्त हैं, उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आदमी समर्थक होता है राजीव भाई, कोई किसी दल का होता है, कोई किसी दल का होता है, कोई किसी दल का होता है। समर्थक होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना बहुत बुरी बात है कि कुछ भी हो रहा है तो भी बस आंखों पे पट्टी बांध लो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो। वो अंधभक्ति इस प्रदेश को ले डूबेगी, क्या ये पूरे देश को ले डूबेगी। समर्थक होना बहुत अच्छी बात है, समर्थक हम भी रहे हैं, हम भी कई कई दलों में रहे हैं, हम समर्थक रहे हैं, लेकिन हम लोग अंधभक्त नहीं बने कभी। वो अंधभक्त भी टूट रहे हैं,
उनकी भी जो प्रताड़ना हो रही है वो इतनी बुरी तरह हो गई है कि अब से कुछ देर बाद 11:30 बजे में एक फायर ब्रांड बीजेपी नेता को आपके सामने ला रहा हूं, जो नहीं रह पाया, जिसकी आत्मा ने इतना कचोटा, उसने कहा चाहे मेरा निष्कासन कर दो पर मैं सहन नहीं कर सकता। उत्तराखंडियों, मेरी आत्मा जाग रही है। 11:30 बजे मैं उस फायर ब्रांड नेता के साथ, पूर्व मंत्री के साथ हाजिर होने वाला हूं। टूट रही आत्मा उनकी, बीजेपी वालों की भी, जिनके अंदर जमीन है ना, टूट रही है। मैं भी प्रणाम करना चाहूंगा उन नेताजी को। कौन है राजीव भाई, कौन है बीजेपी के जिनकी 11:30 बजे एक बार ये जो बैठी है ना चेयर पे, ऋतुभूषण खंडूरी जी, इनके पिताजी को मुख्यमंत्री आपने बनवाया था, ध्यान होगा ना आपको। जब सरकार नहीं बननी थी बीजेपी की, तो यही ओम गोपाल रावत थे जिन्होंने कहा, मैं खंडूरी जी के पुराने प्रोफाइल को देखते हुए, सेना में इनकी सेवा को देखते हुए, सांसद के रूप में इनकी लोकसभा में ऐसी लड़ाई लड़ी थी, जो पहाड़ का शेर लड़ रहा था, बुटोला लड़ रहा था, ऐसी लड़ाई लड़ी थी संसद में खंडूरी जी ने। और उसके बदले इन्हीं ओम गोपाल रावत जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बहुमत नहीं मिला था जब ये विधायक बने थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग देखो खंडूरी जी के उन्होंने आदर्श स्थापित करे हैं, ऐसा नहीं है। उनका सम्मान पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन वो आदर्श शायद ऋतु खंडूरी जी नहीं, अपने पिताजी से, पापा से नहीं सीख पाई। अगर एक अंश भी इन्होंने सीखा होता तो इनको दर्द होता कि मैं जिस उत्तराखंड में जो है विधायक बनी हूं 2-2 बार बिगैर संघर्ष के, और वहां के लोगों के प्रति कम से कम एक छोटा सा तो इनके दिल में जो है सहानुभूति होती, थोड़ा सा तो जो है एक कोने पे इस उत्तराखंड के प्रति, इस पहाड़ के प्रति थोड़ा सा तो रत्ती भर का सहानुभूति रखती। जरा लड़े ना, दूसरे प्रदेश में जाके लड़े, जो आज ये बड़े वो कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े बॉस बने हुए हैं, जरा जाके देखें, लड़ें। ये ऋतु खंडूरी जी खुद इनके पति का जहाँ गृह क्षेत्र है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, जरा लड़के दिखाएं वहां पे चुनाव, लड़े वहां पे। क्यों भागी आई फिर यहाँ यमकेश्वर में और कोटद्वार में? क्या प्रोफाइल था इनका, क्या योगदान था इनका? खंडूरी जी का था, उनको पूरा सम्मान हम जीवन भर करेंगे। मैं उनके अपना आदर्श मानता हूं। उन्होंने हमको बिल्कुल एक विधायक के तौर पे नहीं, एक बेटे के रूप में जो है उन्होंने जो है हमको काम भी सिखाया कि कैसे कैसे जो है विधायिका चलती है, विधानसभा जो है नियम कानूनों से चलती है। हम लोग भी नए थे, जो है थोड़ा उम्र भी कम थी, जो है हम लोग भिड़ जाते थे। लेकिन उन्होंने जो है स्पेशल, जब विधानसभा हम लोग भिड़ जाते थे तो तब उन्होंने स्पेशल अलग आके जो है मेरे को बुलाया था कि विधानसभा नियम कानूनों के तहत चलती है, उनके पास तू कभी भी किसी भी मुद्दे पे जो है खड़ा होके जो है हल्ला करने लग जाता है या बहस करने लग जाता है। तो उन्होंने एक बेटे के समान हमको जो है समझाया। हम जीवन भर उनका आभारी रहेंगे, जीवन भर उनको अपने आदर्श के रूप में जो है मानते हैं हम लोग। लेकिन इनका, ऋतु खंडूरी का कभी कोई योगदान नहीं रहा, कभी एक शब्द कभी उन्होंने नहीं बोला होगा। इतना बड़ा आंदोलन चला, माता बहनों के साथ इतना खिलवाड़ हुआ, एक शब्द कभी इन्होंने नहीं बोला होगा। और दूर की तो बड़ी बात है राजीव भाई, इतना बड़ा कांड हुआ, देश की संसद में तक अंकिता भंडारी का मामला उठा, वहां के लोकसभा अध्यक्ष ने तक जो है टोका नहीं होगा, जो कोई क्या है वो रंजन ने जो है वो मामला उठाया था, अंकिता भंडारी का मामला। लेकिन वहां के लोकसभा के अध्यक्ष की भी हिम्मत नहीं हुई टोकने के लिए उनको। लेकिन यहां पे जब जब अंकिता भंडारी का मामला उठा, ऋतु खंडूरी ने जो है बोलने नहीं दिया, ना किसी को बोलने दिया,
न कभी खुद वो भी अपनी पीठ से सरकार को निर्देशित कर सकती थी कि इस मामले में आप लोग जो हैं भाई, हमसे भी लोगों को उम्मीद है जब सरकार चुप हो जाए, ये सारे चुप हो जाए, तो पीठ जो है आदेश कर सकती थी कि भाई आप इसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी की जाए। वो वीआईपी कौन है, वो कौन था वो वीआईपी, उसका जो है खुलासा करें। आदेशित करती पीठ वो तो मुख्यमंत्री क्या, वो डीजीपी को भी निर्देशित कर सकती थी। उत्तराखंड के पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, महानिदेशक, उनको भी आदेशित कर सकती थी कि आप जो हैं समय बता देती कि 1 महीने में या 2 महीने में या 1 हफ्ते में, कि जो है आप लोग पूरी जांच करके और सदन की पीठ पे जो है, सदन में जो है अलग से विटनेस बॉक्स जैसे कोर्ट में होता है जज के सामने, वैसे विधानसभा में होता है कि आप इधर आइए और इसका जवाब दीजिए। लेकिन कभी नहीं, क्योंकि लेना देना ही नहीं है, यहां से कोई मतलब नहीं है उत्तराखंड से। अरे चलो, तुम भाजपा की अंधभक्ति में डूब गई थी, तुम्हें जो है उस विनोद आर्य को वो बचाना था, अपने पार्टी का जो भाजपा की जिसकी आप विधायक है, जिन्होंने आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, उस पार्टी का बड़ा नेता था वो वीआईपी। और सबको पता है राजीव भाई, सबको पता है कौन है वो वीआईपी। मेरे ख्याल से तो नाम भी खोल दिया है उसके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको नाम दिया है अजय कुमार। बिल्कुल दिया है। और तो और इसी पीठ में मुख्यमंत्री जी ने भी जो है बयान दिया था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे और जो है बहुत जल्दी जो है अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। कहां गया इनका वो फास्ट ट्रैक कोर्ट? कहां जो है मर गई हैं ये सारे, ये विधानसभा के अंदर जिनके सामने बोला गया था, ये कोई नहीं पूछने वाला। ये खुद रितु खंडूरी जी तो बोल देती, जो भाई वहां रिकॉर्ड होता है, अगर कोई मामला उठा है उसको जो है जो समितियां होती बनी हुई विधानसभा के अंदर बहुत सारी, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, परवर समिति होगी, और दूसरी जो ये जो विधायक क्वेश्चन करते हैं उनको जो जवाब मंत्री लोग देते हैं या सरकार देती है, अगर वो पूरे नहीं होती हैं तो वो एक समिति बनी हुई है, उस समिति में मामला जाता है कि भाई विधानसभा में मंत्री ने ये जवाब दिया था या मुख्यमंत्री जी ने ये हमको यहाँ पर समझाया था या ऐसा हम लोग करने वाले हैं। अगर उस पर काम नहीं होता तो वो समिति बनी हुई है, उस समिति में इनको जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं हुआ भाई ये काम। ये जो है सरकार ने जो है, सरकार का जवाब है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की हुई है। ये महेंद्र भट्ट जी वही व्यक्ति हैं राजीव भाई, जब इन्होंने अपने भाई को भी जो है यहाँ विधानसभा में लगवाया था और यही रिकमेंड करने वाले थे, और आज जो है इतने लाखों लाख बेरोजगार घूम रहे हैं, और वो नौकरी देना तो छोड़ो, वो अगर कोई सवाल अगर उठाते हैं, आज तुमसे क्वेश्चन करने लग गए हैं तो तुम्हें पीड़ा होने लग गई है। तुमसे कोई सवाल पूछ ले, तुम्हारे मंत्री से कोई सवाल पूछ ले, तुम्हारी सरकार से कोई सवाल पूछ ले, तो वो जो है आज मतलब गुंडे बदमाश हो गए, उनके खिलाफ आप जो हैं केस दर्ज कराने की धमकी दे देते हो, तुम्हारी चमचागिरी में लगे रहते। वाह भट्ट जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वाई में लगे रहते, तुम्हारी सरकार की वाई में लगे रहते। तुम्हारे लिए लिखते पक्ष में कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छी गाली दी उनको, उत्तराखंड को, उनको ये नहीं बल्कि और अच्छी गाली देनी चाहिए थी। अगर ऐसा प्रचार प्रसार करता तब तुम खुश थे महेंद्र भट्ट जी। अंकिता भंडारी कांड बहुत बढ़िया हुआ,
क्यों गई थी वो पहाड़ की बेटी नौकरी करने के लिए जो है होटल में? क्यों उनके माँ बाप ने जो है भेजा? उनके माँ बाप को जो है लड़की को घर में बिठा के रखना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए था उसको कोई कोर्स, नहीं भेजना चाहिए था नौकरी करने के लिए। अगर ऐसा सोशल मीडिया पे लिखते, उस वीआईपी ने बहुत अच्छा काम करा है। इससे जो है एक संदेश मिलेगा पहाड़ की लड़कियों को कि वो घर से ना निकलें, वो घर में ही बैठी रहें, वो घर में दुपक्के जो है बैठी रहें, कभी आगे न बढ़े। ऐसा अगर लिखते तो सोशल मीडिया में ऐसा अगर चलाते, तुम्हारे बारे में वाई वाई करते, तब तुम खुश रहते। ऋषिकेश के एम्स में जो है 600 नर्सें जो है राजस्थान की आ गई, तुम्हारी सरकार रखने वाली। अगर उनको बारे में, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा लिखते कि आपने पूरा मिनी भारत बना दिया उत्तराखंड को, यहाँ के लोग इस काबिल नहीं थे, वहां के लोग आए, वो बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा करा है भाजपा सरकार ने, तब तुम खुश थे। बाह्य लोगों को यहाँ धड़ेले से जो है नौकरी में रखा जा रहा है। यूके SSSC के सारे पेपर लीक हुए बाह्य लोगों को भर्ती करने के लिए। हाकम सिंह तरीके के लोग आपने जो है बिठा रखे थे, तब आप बड़े खुश थे, उनके पक्ष में लिखते, आप बड़े खुश रहते। तब आप इन्हीं सोशल मीडिया वालों को, जिनको आज आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं, FIR दर्ज बात कर रहे हैं, अगर ये आपके पक्ष में लिखते तब आप खुश थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया, आपसे सवाल पूछ दिया, तो आपका सर दर्द होने लग गया, आपके पेट में दर्द होने लग गया। महेंद्र भट्ट जी, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये पद आते जाते रहते हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारी पार्टी जो है गुमराह कर करके जो है तुम लोग सत्ता पे हासिल हो गए, नहीं तो तुम्हारी जो हैसियत है, जो तुम्हारे कार्यकलाप हैं, तुम गांव के प्रधान बनने लायक नहीं हो। प्रधान भी बड़ा सम्मानित होता है, गांव का मुखिया होता है, उसका सम्मान है। पहले गांव के प्रधान के फैसले को कोर्ट भी जो है सच मानता था, प्रधान के फैसले को जो है कोर्ट में भी चैलेंज नहीं करा जा सकता था, ये इज्जत थी। लेकिन तुम वो बनने लायक भी नहीं हो। प्रधान बहुत बड़ी बात है, पंच भी नहीं बन सकते थे। ये प्रेमचंद अग्रवाल को मैंने बताया ना, उत्तराखंड बनने से पहले कितने चुनाव इन्होंने लड़े, जमानत जब्त होती थी। राज्य बना, आप 4 बार के विधायक बन गए। और जो अन्य बैठे हुए हैं वहां, जो फौज, जो गाली सुनते रहे प्रेमचंद अग्रवाल की, एक शब्द नहीं निकला लखपत बुटोला जी के अलावा किसी के मुंह से। बहुत शर्म आती है हमको। अरे ठीक है, मैदान पहाड़ की बात ही कौन कर रहा है राजीव भाई? हम लोग भी कभी नहीं करते। हमने कहा ना, ये हरिद्वार और देहरादून हमारे रजवाड़ा था जब देश आजाद नहीं हुआ था। इनको इतिहास का तो पता है नहीं। फ्री फंड में बन गए, मोदी का जाप करके, मोदी की माला जप कर, कुत्ते बिल्ली बकरी भैंस सब विधायक बन गए। वो नदी में जैसे वो जब आपदा आती है ना, वो पूरा बहा के ले जाती थी सारे, ऐसे ही जो है मोदी के नाम पे जो है ये सब लोग जीत के आ गए। इनको इतिहास का जानकारी कुछ है नहीं। तिहेरी रियासत थी हरिद्वार और देहरादून, और हमारी कुमाऊं की ये उधम सिंह नगर तो अब बना, ये भी रजवाड़ा था पहले, वहां सहारनपुर भी था। सहारनपुर भी था। आज हम कह रहे हैं यहाँ गढ़वाल और मैदान या कुमाऊं मैदान या जौनसार मैदान की बात कौन कर रहा है? प्रेमचंद अग्रवाल तरीके के गंदी सोच के लोग कर रहे हैं। हमने तो कभी मैदान पहाड़ की बात नहीं करी है। लेकिन अगर गाली दोगे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाली देगा प्रेमचंद अग्रवाल जी, कैसा लगेगा आपको? ठीक है, हम लोग तो सम्मान करते हैं सबका। मैंने कहा ना कि हम तो 1950 मूल निवास की वो मांग रहे हैं। हरिद्वार में, देहरादून में राजीव भाई, उनका इतिहास तो पता नहीं कौन सी ईस्वी का है। सबसे बड़े मूल निवासी तो वो लोग हैं, हमसे पहले का इतिहास है उनका भी। हम कभी नहीं बोलते हैं यार। हरिद्वार के अंदर अगर चले जाएंगे आप लोग, जो वहां के ग्रामीण जो क्षेत्र में जो रह रहे हैं, उनका तो
हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल से रह रहे हैं वहां पे। ओम गोपाल भाई, लेकिन इन आपके मूर्खों संबोधन से को जो डर महेंद्र भट्ट ने फैलाया था कल से, उसको लोगों को नई ऊर्जा मिली। आपने 1 घंटे संबोधित किया, तमाम चीजों को खोला, और मैंने तो आपने 40 मिनट की प्रॉमिस की थी, लेकिन 1 घंटे का समय हमें दे दिया, करीबन 50 मिनट से ऊपर दे दिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक चीज बोल सकता हूँ, जी जी जी, हाँ जी जी, कंप्लीट कीजिए आप क्लोजिंग। धीरेन्द्र प्रताप जी, जी जी जी, ओम गोपाल भाई, एक शब्द बोल के मैं अपनी बात को पूरी समाप्त कर बात रहा हूँ। बोलिए, पूरी बात बोलिए। राजीव भाई, ये जो मैदान पहाड़ की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी, ये इनकी सोची समझी साजिश है राजीव भाई। ये अब 2027 में फिर ये हमारा परसिमन आयोग बैठेगा। जैसे पहले बैठा था 2006 में जो परसिमन हुआ था, हमारी पहाड़ की 6 सीटें कम हुई हैं विधानसभा की। अब दोबारा परसिमन आयोग बैठेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल के आधार पे तो ये मान रहे, हमारी तो लड़ाई आज से ही शुरू हो गई कि हमको अब क्षेत्रफल के आधार पे परसिमन कराना है, जनसंख्या के आधार पे नहीं करवाना है। अगर परसिमन फिर हो गया, इस सरकार ने फिर अगर जनसंख्या के आधार पे परसिमन करवा दिया, तो आप लिख कर लीजिए कि अब की बार जो है 8 सीटें और पहाड़ की जो है कम हो रही हैं। तो ये सब लोग अपना उन पहाड़ मैदान करके, मैदानी भाइयों में जो यहाँ के असली मूल निवासी हैं, जिनका बरसों बरस का इतिहास है यहाँ रहने का, उनको भड़काकर, उनकी भावनाओं को भड़काकर ये पहाड़ बागान मैदान करवाकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अपना राजनीतिक लाभ देख कर कि ये सब जो है तब वहां नीचे जाकर जो है मैदान में जाकर जो है, जब पहाड़ के 8 सीटें कम होंगी तो जाहिर सी बात है नीचे मैदानी क्षेत्र में 8 सीटें बढ़ेंगी। तो ये इस पहाड़ और मैदान की खाई पैदा कर कर ये अपना राजनीतिक उल्लू साध रहे हैं, राजनीतिक निहाट साध रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, और बदनाम जो है गाली देकर जो है ये खाई पैदा कर रहे हैं। पहाड़ के लोगों ने कभी भी मैदान के लोगों का विरोध नहीं करा है। यहाँ का तो उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बना। यहाँ पूरे जो ये कह रहे हैं कि मैं बनिया हूं, मैं अग्रवाल हूं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे यहाँ आके देखो, देवप्रयाग में कितने साल तक जो है हमारे अग्रवाल जी जो हैं देवप्रयाग नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। वहां ऊपर भरपूर गांव है, वहां उनकी शादी भी हमारे गढ़वाल के लोगों में होती है। भरपूर गांव है, देवप्रयाग से पहले हमारी विधानसभा में पड़ता है। पूरा आधा गांव अग्रवालों का है राजीव भाई। टिहरी में आप तो टिहरी के जो है छात्र राजनीति से जो है आप उभरे हैं, वहां सारे जो पहाड़ी जो मुसलमान हैं, पहाड़ी अग्रवाल हैं, पहाड़ी बनिया है, पहाड़ी दलित हैं, और ये इनको जानकारी है आजादी से पहले, जब भारत आजाद था, ये तो आजाद था, अग्रवाल है, गुप्ता है, उनके पहाड़ी मुसलमान, पहाड़ी बनिया, पहाड़ी दलित, पहाड़ी सफाई वाला, पहाड़ी सुनार, पहाड़ी लोहार, इनको पता ही नहीं। इन्हें लगता है पहाड़ में गुप्ता अग्रवाल सिर्फ ऋषिकेश में रहते होंगे। इन्हें पहाड़ की डेमोक्रेसी जानकारी नहीं है कि कितने पहाड़ी अग्रवाल हैं। रिश्तेदारी है राजीव भाई, हमारी रिश्तेदारी है, उन लोगों से हमारी रिश्तेदारी है, आपस में रिश्ते। वो कभी भी टिहरी का, हमारा गोपेश्वर का, पौड़ी का, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा, चंपावत के वहां जो लोग हैं उनकी वहीं पहाड़ के लोगों के साथ रिश्तेदारी, वहीं शादियां हैं। लेकिन ये खाई तो ये जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं। हमारा उन मैदानी लोगों का विरोध है राजीव भाई। लगातार 1 घंटे से आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट करके जरा 2 मिनट पूछ लो, आप बने रहिए। मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमारा विरोध उन लोगों का है जो कल आ रहे हैं और इन्हीं लोगों का हक छीन रहे हैं। एक एक दिन में एक मलिन बस्तियां बस रही हैं। हमारा जो हमारे मैदान के जो लोग पुश्तैनी हैं उनका नहीं है। हमारा लड़ाई जो है इनसे है, जो कल आ रहे हैं और आज अपना फोटो पहचान पत्र बना दे रहे हैं, अपना
आधार कार्ड बना दे रहे हैं, और ये निर्वाचन आयोग जो बनाता है फोटो पे उसको बना दे रहे हैं, और बिजली का बिल मकान मालिक इनको, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, जो पार्षद है, जो प्रधान जिसको चुनाव लिख दे रहे हैं, अरे साहब ये यहाँ का निवासी, हमारी लड़ाई उनसे है औरों से नहीं। ये जानबूझकर मैदान पहाड़ की बात जो कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, एक सूची अग्रवाल सब्जी। भाइयों को गाली दे दी। इनको तो ये भी नहीं पता कि बिल्कुल, पहाड़ में बिल्कुल। कितने अग्रवाल हैं। जब इन्होंने पहाड़ी अग्रवाल जो है वो कितने नाराज हैं, रुद्रप्रयाग के पहाड़ी अग्रवाल नाराज हैं, उधर के पहाड़ी अग्रवाल नाराज हैं, टिहरी के पहाड़ी अग्रवाल नाराज हैं, पौड़ी के पहाड़ी अग्रवाल नाराज। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अग्रवाल पहाड़ी भी होते हैं। अरे इन्हें कुछ पता ही रिश्तेदारी नहीं और है। भाई, हमारे पूरे पहाड़ में मैंने भरपूर गांव का आपको उदाहरण दिया। रिश्तेदारी वो इधर नीचे शादी करते नहीं, वहीं गढ़वाल में शादी करते हैं, वहीं कुमाऊं में इनको शादी पता ही करते नहीं हैं। कितनी शानदार गढ़वाली बोलते हैं जो यहाँ के अग्रवाल हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं। जो जौनसार के हमारे बनिया भाई हैं, उनके सारी शादियां जौनसारियों से हो रखी हैं। ये तो पता ही नहीं है मुसलमान है, प्रेमचंद मुस्लिम अग्रवाल जी गांव को, में नहीं, तो ये नहीं इतिहास पता। भी पता नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ अपना चलिए। बचाव करने के लिए, क्योंकि गाली दे दी है, अब उसका बचाव कैसे करे, तो अब ये उस आप बात को close करने पहाड़ से मैदान करना चाह रहे हैं। जी। अब क्योंकि धीरेन्द्र जी का, चलिए ओम गोपाल भाई, आपने बहुत क्रांतिकारी विचार रखे, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका शुक्रिया, पुनः आपसे बातचीत करेंगे, आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ओम गोपाल रावत जी, राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए गोली खाई, पूर्व विधायक जी को आपने सुना, हमारे साथ इस राज्य के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, आप अवगत होंगे, जो नए युवा हैं संभवतः न परिचित हो, इस राज्य के निर्माण के लिए यूकेडी, कांग्रेस आदि सारे फ्रंटों को दिल्ली में एक करने वाले, तात्कालीन हुकूमत जब देवगौड़ा की, लोकदल आदि था, उसके राष्ट्रीय कन्वीनर रहे राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तराखंड का बड़ा राष्ट्रीय चेहरा पिछले कई दशकों से धीरेन्द्र प्रताप जी, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के पहले अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी, पूर्व राज्य मंत्री, इस राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जब एक गठजोड़ बना था, संयुक्त मोर्चा बनाया गया था इस राज्य के निर्माण के लिए, संयुक्त संघर्ष समिति दिल्ली में, उस अहम भूमिका वाले धीरेन्द्र प्रताप जी भी बहुत दुखी हैं और हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र प्रताप जी। ये जो राज्य, आप स्पीकर ऑन कर दीजिए, ये जो राज्य आपने बनाया था, सबको लामबंद किया था, एक सूत्र में पिरोया था, इस दिन के लिए पिरोया था कि अपने बनाए हुए राज्य में आप ये दिन देखें कि साले पहाड़ के लिए बना उत्तराखंड, वो भी संसदीय कार्य मंत्री कहे, साले पहाड़ वालों के लिए बना उत्तराखंड। देखिए, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है, और प्रेमचंद जी तो हमेशा असंसदीय भाषा, असंसदीय आचरण, इस सब के लिए जाने जाते हैं। और मैं बहुत कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, नहीं तो मेरे दिमाग में इनके लिए एक ही शब्द आ रहा है कि ये लातों के भूत हैं और बातों से मानने वाले नहीं हैं। जिस तरह का इनका चरित्र है और जिस तरह की गुंडागर्दी का इनका आचरण है, शर्म आती है हमें कि इस तरह का जनप्रतिनिधि हमारे बीच में चुना जाता है। इसके लिए कोई प्रेमचंद दोषी नहीं है, और ऋषिकेश के लोग दोषी हैं जो ऐसे लोगों को चुनते हैं। अभी जब मास्टर जी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, और वही हुआ। आखिर में जो है उन्होंने अपना तंत्र चलाया और देसी विदेशी की बात करके वहां पर एक तरह से खाई पैदा की। तो इसके खिलाफ तो लोगों को संगठित होना होगा। ये उसी तरह की लड़ाई है जैसे कि भाजपा हिंदू मुसलमान का फिसाद कर रही है, तो उसी हिसाब से वो लोग अपनी लोकल राजनीति को सफल राजनीति बनाने के लिए ऋषिकेश का ये आंकड़ा देखते हैं कि कितने लोग यहाँ गढ़वाली भाषी हैं, कितने कुमाऊनी भाषी हैं, कितने जो है अब हिंदी तो सबकी भाषा है। तो खैर, उन्होंने जिस तरह से भी वहां किया है, मैं उससे तो बहुत दुखी हुई, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि भुवन चंद खंडूरी जी की एक बेटी भी वहां पर पहुंची हुई है, और उनका रवैया देखकर मैं और ज्यादा आहत हूँ कि प्रेमचंद तो अपनी जगह होंगे, लेकिन ये ऋतु खंडूरी को क्या हुआ है, वो किस तरह से वहां पर आचरण करती हैं। और इसीलिए मैंने उनके बाबत कहा भी है कि वो अपनी गरिमा के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने अभी क्या किया हुआ है, कोटद्वार से विधायक चुनकर आई हुई हैं, और वहां पर पीडब्ल्यूडी एक रेस्ट हाउस है, उस पर पूरा कब्जा कर लिया है, उस पर व्हाइट पुताई करके अपना व्हाइट हाउस बनाया हुआ है,
और जो एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का मतलब बंगला था, उसको अपना घर बनाया हुआ है। पहले होता था कि विधायक एक आध कमरा ले लेते थे, चलो कोई बात नहीं, उनको भी सुविधा चाहिए, लेकिन आज उस पर पूरा कब्जा किया हुआ है। और मैं गया था वहां एक दिन, सत्याग्रह करके आया था, जब मुझे पता लगा कि उन्होंने वहां पर कब्जा किया हुआ है। तो इस तरह की कल्चर को भाजपा ने बढ़ावा दिया है। अब आज एक फोटो छापा गया जिसमें के भाजपा के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने इनको बुलाया, प्रेमचंद को, वो प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं। तो एक तरह से लीपा पोती की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के दिलों में जो जख्म लगा है, जो घटनाएं विधानसभा में घटी है, जिस तरह लखपत बुटोला को वहां पर कागज फाड़ने पड़े और दस्तावेज फाड़ने पड़े, उससे जाहिर है कि जो उत्तराखंडी विधायक हैं या उत्तराखंड के जो नौजवान विधानसभा में जा रहे हैं, वो कितने दुखी हैं। और ये जो एक दादागिरी का सा माहौल उन लोगों ने बना दिया है और गुंडागर्दी का माहौल बना दिया है। किस तरह से आपने देखा कि स्पीकर ये कहने पे लगी हुई है कि ये भाषण की जगह नहीं है। अरे तुम्हें ये पता ही नहीं है, ये तो भाषण की सबसे बड़ी जगह है, ये राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? तो इनको ना तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का ज्ञान है, ना इन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति कोई श्रद्धा है, ना कोई इनका प्रजातंत्र से कभी इतिहास रहा है। जो भुवनचंद खंडूरी थे, मैंने जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो हमने कहा था कि इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये कहा गया था कि उत्तराखंड के लोग हथियार लेकर आ रहे हैं। और जब एक दिन रात को मैं और दिवाकर भट्ट और पूरन सिंह डंगवाल मिलने गए, इस दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से एमबी कौशल थे, और उनका दिनेन्द्र प्रताप मैं तो आपको ढूंढ रहा था, और मैं और दिवाकर भट्ट गढ़वाल के दौरे पे थे 2 अक्टूबर की रैली के लिए, लोगों को लाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि बताइए आपके यहाँ से इस तरह का वो आया है। बाद में जब चुनाव हुआ तो मैं कोटद्वार से लेकर गोपेश्वर तक इस बात को लेकर लड़ा और जगह जगह तकरीर की, और अंत में खंडूरी जी सतपाल महाराज से हार गए। तो उन्होंने मुझ पर 50 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा किया, ये कह के कि साहब इन्होंने मुझे कहा कि हथियार लेकर। अरे भाई, मैंने नहीं कहा, मुझे पुलिस कमिश्नर ने कहा, मुझे क्या पता इसका कि आपने क्या लिखा। लेकिन उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड हुआ। तो अब ये लोग तो इस तरह से ऊपर से उछल कर आए हैं। 50,000 रुपए उन्होंने उस समय मुआवजा ले लिया सरकार से मुजफ्फरनगर कांड का, और इस तरह से जो भी मौका है उसका फायदा उठाया। बाद में इनके एक भाई जो है वो अमेरिका से आ गए, उन्होंने वहां सैम पित्रोदा को पकड़ा और रातों रात। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं, आप ये जो बात कह रहे हैं जनरल खंडूरी के बारे में कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, जी जी जी, बोलिए बोलिए। जनरल खंडूरी जब भाजपा के मोर्चे के अध्यक्ष थे, उस दौरान की ये घटनाएं हैं। मैंने कहा कि उन्होंने मुझ पर 50 लाख का मुकदमा किया था उस वक्त। तो अब ये दिक्कत ये है कि पहले से ही खंडूरी जी तो बड़े अच्छे माने जाते हैं कि ये मैन विद ए डिफरेंस है, ऑनेस्टी के लिए माने जाते हैं, अपनी साफ सुथरी बातों के लिए। लेकिन ये बेटी किस तरह से चल रही है, ये एक तरह से कोई अच्छा नहीं हो रहा है। विधानसभा के अंदर एक हेड मास्टरनी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और बाकी तो कमोबेश, चाहे दिल्ली में ओम बिरला हो लोकसभा में, मुझे उनके साथ एक दिन भोजन करने का मौका मिला जब वो हरिद्वार आए हुए थे, तो 65 लोग उनके साथ आए हुए थे। यानी एक पूरा जिस तरह से कुणबा लेकर वो हरिद्वार और उसका दौरा कर रहे थे। तो क्या उन लोगों का वो है कि लोकतंत्र के प्रति उनका क्या शिष्टाचार है, या लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका क्या प्रेम है? ये सारी बातें हम लोग बहुत नजदीक से देखते रहते हैं। और उन्होंने जिस तरह से प्रेमचंद के बचाव के लिए बुटोला को डांटा, शर्म आनी चाहिए। और हमारे और विधायक भी, मैं सोचता हूं कि उनको बहुत कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए था। बुटोला ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन औरों को उसमें सामने आना चाहिए था। और स्पीकर को ये पता लगना चाहिए था कि यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं है कि भाई आप ये समझे कि आप खंडूरी जी की बेटी है या एक आईएएस की वाइफ हैं तो आप सर्वाधिकार, एक तरह से कोई यहाँ तानाशाह बन गई।
और जब आप जिक्र कर रहे हैं और जब इतिहास के पन्ने कभी कभी पलटने बहुत जरूरी होते हैं, छवि जो भी हो, लेकिन एक बात मैं भी कह देता हूं, खंडूड़ी जब मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, तो बड़ा प्रचार किया गया, मीडिया ने उन्हें पोस्टर बॉय बना के ऐसे पेश किया। अब तो सोशल मीडिया है, उस समय सोशल मीडिया नहीं होती थी, मीडिया ही होती थी मेन स्ट्रीम, कि अब तो उत्तराखंड में ईमानदारी की बयार आ गई, अब तो उत्तराखंड न जाने स्वर्ग बन जाएगा। और बनने के बाद उनका एक आदेश हुआ और कहा कि मित व्ययिता के सबसे बड़े जनक जनरल खंडूड़ी है। माफ कीजिएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जब आई ये बात, जब बच्चे ऐसे काम करते हैं तो फिर कहना पड़ता है, भुगता है उत्तराखंड ने। अब खंडूड़ी साहब को उनके जो भी कोर टीम थी, उन्होंने कहा तुम्हें हमारा वो बनना है, पोस्टर बॉय। पोस्टर बना दिया मित व्ययिता, और मित व्ययिता का फरमान जारी हुआ कि अब के बाद सचिवालय में किसी गेस्ट के आने पर 50 रुपए से ऊपर की चाय कॉफी कोई नहीं पिलाएगा गेस्ट को। मतलब बिल ज्यादा के बनते होंगे, हो सकता है एक बार बाहर से मंगाते होंगे, दिखाते होंगे गेस्ट आया हमने ये पिला दी। 250 रुपए से ऊपर की थाली कोई नहीं खिलाएगा। मैं उस समय प्रिंट मीडिया में था, संपादक था एक अखबार का। जैसे ही वो जियो आया और सब अगले दिन तारीफों के पुल बनने थे, मेरे पास भी वो जियो आया आदेश। अब जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने फ्रंट पेज की बॉटम खबर बनाई। मैंने कहा मित व्ययिता के नाम पर जो कहा जा रहा है, ये लूट की खुली छूट दे दी है। क्या खंडूरी जी ने जनरल रहने से बाद रिटायर होने के बाद, उस लोकसभा सांसद हैं, कई प्रचार में गए होंगे, जाते हैं क्षेत्र भ्रमण में, क्या कभी उन्होंने पौड़ी में कॉफी के पैसे दिए? उस दौर में पौड़ी में 5 रुपए की कॉफी बिकती थी और बड़े होटलों में 10 रुपए की। तो 10 रुपए की भी मैंने मान लिया कॉफी देहरादून में, 10 रुपए की कॉफी को 50 रुपए में का बिल बनाने का खुली लूट की छूट दे दी है। रिश्वत मत खाओ, 10 लोगों को कॉफी पिलाओ 40 रुपए के हिसाब से, 400 रुपए तो आपके वहीं बन गए, किसी भी अधिकारी कोई भी बेंच बैठा हो सचिवालय में। और जो खाने की थाली थी, आपको ध्यान होगा, जब खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, कुमार स्वीट शॉप, जो कुमार का बेस्ट थाली होती थी, सबसे महंगी थाली, वो 100 रुपए और 125 रुपए की जो सबसे हाईएस्ट होती थी, मिठाई गुलाब जामुन के समेत 125 रुपए की पूरी पैक्ड थाली आती थी, जिससे सबसे शानदार थाली कहा जाता था। कोई बाहर से आता था तो कुमार की थाली। अब 100 रुपए की थाली को 250 रुपए या 400 रुपए क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, 400 रुपए तक की छूट थी, चलिए 250 ही मान लेता हूं। तो 100 रुपए की थाली को 250 रुपए में खरीदने की खुली छूट दे दी है। मित व्ययिता के नाम पर उत्तराखंड सचिवालय में आवा भगत के नाम पर कोई किसी के टेबल के आगे आए, वो उसके लिए कॉफी मंगाए, वहां उस समय कैंटीन में व्यवस्था थी या नहीं थी, अब कैंटीन बन गई थी, तो 10 रुपए की कॉफी 50 रुपए का बिल, 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए की सामान्य अच्छी थाली आती थी, लेकिन बहुत महंगी थाली कुमार की थाली 100 रुपए की, 100 रुपए की 250 रुपए। अब जब खंडूड़ी जी के सलाहकारों ने पढ़ा, खंडूड़ी जी तक ये खबर गई कि मित व्ययिता के नाम पे क्या कर रहे हैं। अब एक उदाहरण, मैंने साधारण उदाहरण दिया जो आम आदमी को समझ में आएगा, ऐसे हजारों उदाहरण दूंगा। खंडूड़ी जी अच्छे थे, ईमानदार थे, नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस मित व्ययिता का पोस्टर बॉय बन रहा हूं, वहीं मैं लूट की छूट दे रहा हूं, सरेआम भ्रष्टाचार की खुली छूट की। भ्रष्टाचार कोई कहे भी ना, सीधा भ्रष्टाचार। 100 रुपए की थाली को 250 रुपए का बिल। धीरेन्द्र जी, ये उनका विवेक था। अगर दर्शक चाहेंगे, मैं पूरी हिस्ट्री बता दूंगा इकोनॉमिक्स की, जिस समय वो मुख्यमंत्री रहे, वो करना क्या चाहते थे और किया क्या, एक एक चीज बता दूंगा। जो सच आपके सामने, उससे स्या सच बताऊंगा। आपके सामने क्या पेश किया मीडिया ने, मैं भी पत्रकार था, और हो क्या रहा था। खंडूड़ी जी को ये तो पता ही नहीं था, या वो ईमानदार थे नहीं। गंभीर बात कह रहा हूं जी, आप अपनी बात कीजिए। मेरा तो ये कहना कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सत्र था। पहले तो उन लोगों ने इसके नाम पर कि जी ये यहाँ पर सत्र नहीं हो सकता, और उन्हें तो जाना चाहते नहीं गैरसैंण, और मैंने उस पर भी सवाल उठाए थे। और गैरसैंण में मैं अभी चुनाव में भी गया था, वहां पर हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जीत गए थे। अब तक वहां एक एसडीएम और एक तहसीलदार देने के लिए तैयार नहीं है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा कर दिया
कि ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पर ग्रीष्मकालीन कमिश्नरी राजधानी। कमिश्नरी भी तो बना दी थी उन्होंने तो। हाँ, फिर कहते हैं कि यहाँ पर एक एडिशनल कमिश्नर रहेगा, फिर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी रहेगा। आप बता दीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है। मैं जब वहां पर गया और एक होटल में मुझे जाना पड़ा, फुर्सत हुई, तो ये लगाइए कि मैं करीब आधा घंटा वहां पर रहा, वहां कोई आदमी वहां पर आया नहीं। आज भी वहां पर ऐसा राम राज है। मतलब जिसका वो होटल था उसका कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। हम आधे घंटे तक 4-5 लोग उसके पूरे होटल में घूम कर आ गए और उसका जो उपयोग करना चाहते थे किया। तो इतना शानदार और इतना शांतिपूर्ण एरिया, वहां पर आपको जाने में कठिनाई है। इतनी सुंदर और सुरम्य हमारी पहाड़ियां वहां पर हैं। तो ये लोग तो एक तरह से जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसकी लूट में शामिल हैं। और उनका कोई जो तरीका है, आपने देखा होगा, जो ये ऋतु खंडूरी वहां पर विधानसभा में रहती, वो एक तरह से श्रीलंका के सिरोमावा भंडार नायका के तरह अटायर्स पहनकर वो वहां पर ये जताना चाहती हैं। और फिर उसके बाद दिल्ली भी जब उनका आना होता है, वो राष्ट्रपति से मिलेंगी, स्पीकर से मिलेंगी, उससे मिलेंगी, इस तरह से दिखाएंगे कि भाई कोई रजवाड़ा ये चल रहा हो। बड़ा अफसोस होता है कि जिस राज्य की नेता सुशीला बलूनी रही हूँ, सुमनलता भदौला रही हूँ, कौशल्या डबराल रही हूँ, और हमारे शहीद हुए हैं वहां पर मसूरी के अंदर, अ, और धनाई वहां पर हुई हैं। तो अब ये उनकी प्राथमिकता या उनकी श्रद्धा उन लोगों के प्रति नहीं है। ना उनका उस तरह का वो अ, जीवन चरित्र है, ना उनके वेशभूषा है, ना उनकी भाषा है। और एक अलग ही, जिस तरह मोदी जी ने अपना तानाशाही का एक बना रखा है। अभी आज मैं इटली के एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मोदी जी या ट्रम्प के बारे में बात करती हूँ तो हमारे यहाँ के वामपंथी परेशान हो जाते हैं इटली के। तो खैर इसको इतना अंतर्राष्ट्रीय उस पर नहीं ले जाना चाहता मैं, लेकिन उसका लब्बो-लुबाब यही है कि इनका कोई सामाजिक उस तरह का ना सोच है, ना उन्हें पहाड़ियों के बारे में जानकारी है, ना उन्हें पहाड़ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। और 16,500 गांव को लक्ष्य रख के हम गैरसैंण को राजधानी की बात करते थे। जब मैं एक दिन द्वाराहाट गया तो वो मैंने स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी को देखा। उनका पाजामा फटा हुआ था और सफेद कुर्ता पजामा पहने थे। सफेद दिख ही नहीं रहा था, इतनी मिट्टी उसमें लगी हुई थी। और वो पिनालू उठा उठा के एक टोकरी में रख के कमरे में इकट्ठा करने पे लगे हुए थे। आज भी मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस व्यक्ति ने मतलब उनको माना जाता है कि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ये दिस डॉक्ट्रिन, गैरसैंण डॉक्ट्रिन। उस आदमी ने वहां से आकर, द्वाराहाट से आकर ये सोचा कि इतनी दूर पे ये जगह है, इतने किलोमीटर ये जगह है, यहाँ पर ये नदी है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से ये राजधानी बनेगी। उस आदमी के सपनों को बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया है। अरे उन लोगों ने कुर्बानी किया था, हमारा क्या कुर्बानी है? तो अपना फौज से आए, वही फौज का कल्चर है कि अपना क्या कहते हैं, ये जो अधिकारी टाइप के लोग हैं, बाकी तो बेचारे खून बहा ही रहे देश के लिए, उन शहीदों को सलाम है मेरा। लेकिन ये जो उस कल्चर के हैं कि अपना काला चश्मा लगाया और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी, वही कल्चर उन लोगों ने चला रखा है। उनको पहाड़ के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। और विधानसभा में भी वो उसी तरह से डंडा चलाने पे लगे हुए हैं, जिस तरह से कि जिस पृष्ठभूमि से वो आए। जी जी जी, आप बोलते रहिए जी। हाँ, मैंने आपसे कहा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिन संसद में गया हुआ था, तो ये जी जी अवैसी के पिताजी सांसद थे उस वक्त। और उन्होंने एक शेर कहा था जो मुझे हमेशा याद रहता है। और उन्होंने मुख्तसर सी 2 लाइनों में संसद का खाका खींच दिया था। जब उन्होंने, सलाउद्दीन ओवैसी साहब थे, ये जो ओवैसी हैं उसके पिताजी, तो जी 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 उन्होंने कहा कि इंसाफ का जलता हुआ घर देख रहा हूँ,
और देखा नहीं जाता मगर देख रहा हालत जब आप है। देख रहे हैं तो जब आप देख रहे हैं तो उस मंजर को भी दिखाते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दबा दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते आपने पहाड़ बोल ली अपनी हम बात। नहीं, मैं हमें तो बाहर बैठिए सुना बाप, देना। आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे ये राजनीति नहीं खाने चलेगी। देते बैठिए आप बाप, क्या हमने नहीं किया। बैठिए। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी स्थिति जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए बाप, मैं आप बैठिए। सदन से ही चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा है जाइए आप। हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को स्ट्रॉ से गालियां दी जानी हम लोगों को, हमको स्ट्रॉ की वही की आप जानी, तो मैं नहीं रहूंगा जाइए। सदन में। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इस चीज अब देखिए। ये मंजर देखना बाकी था। हाँ हाँ, ये तो मैंने आपसे कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं नेपाल गया था और काठमांडू में एक जगह लिखा हुआ है जहाँ पर गोरखा सैनिकों के लिए लिखा हुआ है और उसमें गढ़वालिस का भी जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि दे आर द बिगेस्ट सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज मुझे अफसोस होता है कि विधानसभा में बहुत सारे जो है वो फौजियों के बच्चे वहां गए हैं जीत कर। कोई फौजियों का दामाद है, अगर खुद उसके पिताजी नहीं थे, कोई किसी का है, और वहां पर उनको थोड़ा सा ज्यादा जोर से बोलना चाहिए। अब मैं सारे विधायकों के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब ये हमारे नए जीते हुए विधायक ने वहां थोड़ी कमर सीधी की भी, तो और लोगों को भी इसमें आना चाहिए था। और ये केवल दायित्व कांग्रेस का ही नहीं है कि ऐसे लोगों को रास्ता बताए या उनको समझाए कि भाई आप विधायक है तो इसका मतलब, या मंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो जुबान है उस पर कोई लगाम नहीं लगेगी, आपकी कोई भाषा पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, या आप इसके किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन मैं सोचता था कि बहुत सारे विधायकों को उसमें खड़े होना चाहिए था। और जब वो ये कह रहे थे बुटोला कि मैं चला जाऊंगा, तो और बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहिए था कि जाने के लिए नहीं आए, ये जनता के द्वारा इसलिए भेजे गए कि ये यहाँ रहेंगे, ये यहाँ सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं धीरेन्द्र जी, जिस जो व्यक्ति सदन के संचालन के लिए जिसका पास दायित्व है, मतलब संसदीय कार्य मंत्री, जब वो पूरे उत्तराखंड के लिए कहे कि सालों पहाड़ वालों के लिए बनाया उत्तराखंड, तो ऐसे सदन में एक शेर ने कहा कि जिस सदन में ऐसा अपमान हो रहा हो मैं सदन में नहीं रहूंगा और मुझे बोलने भी नहीं दिया जा रहा, प्रतिकार भी नहीं करने दिया जा रहा, तो चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे बाकी थे, चाहे वो पीठ में बैठी हुई अध्यक्षा थी, अगर वो व्यक्ति सदन के अंदर है, वो संचालन कर रहा है सदन का, तो उनको भी उठ के आ जाना चाहिए था बाहर। स्वयं खंडूड़ी जी को अगर नैतिकता होती, मुख्यमंत्री को भी छोड़ देना चाहिए था उस सदन को। नैतिकता तो ये कहती थी कि अगर बीजेपी तैयार ही नहीं इतना प्रेशर मुख्यमंत्री पे कि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से नहीं हटा सकता, विधानसभा अध्यक्ष ताकत होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए निलंबित नहीं कर सकती विधानसभा से। अगर इतना बड़ा प्रेशर है बीजेपी का हाईकमान का, तो उन सबको उठ के बाहर आ जाना चाहिए था। एक शेर आया, एक शेर ने कहा मैं इस अपमान को नहीं सहूंगा, मैं इस चीर हरण को नहीं सहूंगा जो देवभूमि का चीर हरण हो रहा है। मैं तो कम से कम उन कौरवों और पांडवों की तरह, भीष्म पिता मां की तरह और उसकी तरह, दुर्योधन के पिता की तरह मैं मूक दर्शक नहीं बन सकता, मैं नहीं देख सकता। एक तो शेर था कम से कम, लेकिन बाकी लोगों को क्या साफ सूख क्या था? मैं आपका ध्यान इसी तरफ आकर्षित कर रहा था, और जो शब्द आप कह रहे हैं उन शब्दों में एक तरह से मेरी सहमति इससे दिखाई भी दे रही है कि मुझे भी इस बात का अफसोस है कि और नहीं तो 20 MLA तो कांग्रेस के हैं ही, अगर 50 में से उनका बहुमत है तो ये होना चाहिए था। और पहले क्या भाजपा के जो विधायक हैं वो
उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं या उन लोगों ने अपने आप को पार्टी के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है। जतिन प्रसाद भी अपनी पार्टी में रहते हैं, लेकिन समय समय पर अगर कोई बात नहीं आते तो लोकतांत्रिक दलों में असहमति का अधिकार होता है। मुझे अफसोस है कि भाजपा के जो गुलाम हैं विधायक, उन लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। अभी भी पार्टी का कहीं पर कोई इस तरह से नहीं आ रहा है कि किसी ने कहा कि प्रेमचंद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नहीं प्रेमचंद कहा है उन्होंने कहा है कि जो कोई लिखेगा उस पर मुकदमा करेंगे। ये बाकायदा राज्यसभा सांसद और महेंद्र भट्ट जी ने धमकी दी है, डरा रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को, क्योंकि आम आदमी सोशल मीडिया में अपने फेसबुक हैंडल से, ट्विटर हैंडल से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी बातें लिख रहा है, इंस्टाग्राम से, तो उसको धमकाया जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से जाके कह रहा हूं इन पर कार्रवाई करो। कह रहे हैं ना ये तो असल में उनका जो राष्ट्रीय चरित्र है वो दिल्ली में यही कर रहे हैं, जहां पर उनकी देश की सरकार है वहां पर ऐसा कर रहे हैं, और अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही हाल है। तो ये तो एक तानाशाही का युग, अपरोक्ष एक आपात स्थिति इस देश में लगी हुई है, और जहां पर भी उनकी सत्ता है उसका दुरुपयोग तो सार्वजनिक है, सब लोग उसको जानते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि एक बड़ा देश के स्तर पर एक जेल भरो आंदोलन चलाने की जरूरत है, तब जाकर ये दिल्ली में जो इनके सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो लोग अन्य राज्यों में बैठे हुए हैं उनको इससे सबक मिलेगा। और पहले भी कभी ऐसा आया है समय जबकि लोगों ने मतलब अतिरिक्त शक्तियां अपने हाथ में ले ली, और दुर्भाग्य है कि आज जो मोदी जी दिल्ली में हो, चाहे योगी जी हो लखनऊ में, और चाहे धामी जी हो देहरादून में, वो सभी लोग एक तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने हमें समय दिया, लेकिन चलते चलते क्योंकि डराने की कोशिश की इन्होंने, क्या इनके डराने से ये भेज देंगे पूरे उत्तराखंड को जेल में? उस पर टिप्पणी चलते हुए और इसके तुरंत बाद एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में एक फायर ब्रांड नेता जिसका मन, जिसकी आत्मा कचोट रही है, पिछले 3 दिन से वो ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, 2 बार के मंत्री, एक फायर ब्रांड नेता जो बीजेपी से हैं, उनकी आत्मा ने कचोटा। कल देर रात उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी आत्मा सहन नहीं कर पा रही इस देवभूमि के अपमान को। उसके बाद मैं आपका परिचय उनसे करा रहा हूं, उनसे आपकी बात करा रहा हूं। बीजेपी के नेताओं के दिलों में भी आग जल रही है, लेकिन जो प्रेम करते हैं राज्य से, वो अपने करियर को दांव पर लगाकर अभी आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। प्रताप साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी दर्द के साये में सुकून पाती है, वरना हालत तो यह है कि जहन्नुम बन जाए। बड़ा दर्द इस घटना ने दिया है और बहुत पीड़ा इसने दी है, लेकिन इसका प्रतिकार होगा और भाजपा के कफन में प्रेमचंद अग्रवाल का बयान कील डालने का काम करेगा। थोड़ा ही समय रह गया चुनाव में, लोग उनको बता देंगे कि उनकी हैसियत क्या है। और मास्टर जी ने कल कहा, ऋषिकेश वाले मास्टर जी ने, उन्होंने कहा अभी तो शव यात्राएं निकाली हैं हमने, हम शीघ्र 13वीं की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये तो इनके जो कर्म है वो सामने आएंगे। हम लोग तो हिंदू हैं और जो हमारे शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके कर्म है उसका फल यहीं भुगतना, उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और उत्तराखंड के निर्माण में जो आपका अमूल्यवान योगदान है, आपको बहुत सलाम। आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी थोड़ी देर के लिए करें, मेरा करीबन 3 घंटे हो गए, एक चाय पीता हूं। चाय पीने के बाद आपके पास तुरंत 10-15 मिनट के बाद मैं बीजेपी के उस नेता को लेकर आता हूं जिसकी आत्मा कचोट रही है, देवभूमि के अपमान को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, रात सो नहीं पा रहे हैं। एक पूर्व मंत्री 2 बार के, तुरंत हाजिर हो रहा हूं। फिलहाल अभी कुछ देर के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आभार आपका। धन्यवाद।